1971 की पाक भारत जंग के हवाले से बहुत सी खबरें आती हैं कि इतनी बड़ी तादाद थी पाकिस्तानी फौज की और इस तरीके से भारत का पलड़ा भारी था। हकीकत क्या थी, कितनी तादाद में पाकिस्तान की फौज उस वक्त वहां पर मौजूद थी और किन मुश्किलात का हमारी फौज को सामना करना पड़ा, इसके ऊपर बात करेंगे और तारीख के उन हकायक पर से पर्दा उठाएंगे जो शायद आज तक पहले किसी ने नहीं कोशिश की और गलत हकायक, गलत खबरें आप तक पहुंचाते हैं। हकीकत क्या थी 1971 की जंग की, किन मुश्किलात का सामना था और सबसे अहम कितनी तादाद थी पाक फौज की, इसके ऊपर बात करेंगे। और हमारे साथ बात करने के लिए टेलीफोन लाइन पर मौजूद है सीनियर डिफेंस एनालिस्ट लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब। जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। जनरल साहब, आपने 1971 की जंग लड़ी भी, आप चश्मदीद गवाह भी हैं, आप वहां पर मौजूद थे। सबसे पहले तो बताइएगा, ये जो 91,000 का एक नंबर चलता है, हमारी वहां पर तादाद है क्या थी, एक्चुअल हमारी फौज की पीक नंबर क्या था हमारा? देखिए, हमारे जो भी लोग ये बात करते हैं उनको अंदाजा नहीं था क्या हालात थे। जब मैं 1970 में वहां पे चला गया था, एक डिवीजन फौज थी जिसके पूरे एलिमेंट्स नहीं थे वहां पे उस वक्त तक, 14 डिवीजन था। इसके बाद जब ये मामला बिगड़े तो फिर 2 लंगड़े लूले डिवीजन और भिजवाए गए जिनके सारे जो एलिमेंट थे साथ नहीं थे जी। तो इन ऑल जो आपकी जो स्ट्रेंथ थी वो 32-33 हजार से ज्यादा नहीं थी। बिल्कुल ठीक। अब इसमें जो आप बात करते हैं 32-33 हजार में, तो ये सब लड़ने वाले लोग नहीं होते। बिल्कुल ठीक। इसमें आपका जो लॉजिस्टिक स्टाफ है वो सारा शामिल है, इसमें हॉस्पिटल है, सप्लाईज हैं, ये सारे लोग इसमें शामिल होते हैं। बिल्कुल ठीक। तो जो फाइटिंग स्ट्रेंथ थी वो तकरीबन 18 से 20 हजार से ज्यादा नहीं थी आप। बिल्कुल ठीक। अब आप देख लीजिए तकरीबन मेरा ख्याल है 500, 450, 500 मील का बॉर्डर था सारा, ये आपने उसको भी डिफेंड करना था जी। आपको जो अंदरूनी तौर पे जो खतरात दरपेश थे उनको भी आपने हैंडल करना था जी। मुक्ति बाहिनी जिसको खड़ा कर दिया गया था बड़े जोरों शोर से, वो वहां पर मौजूद थी। वो अंदर से हमारे लिए एक मसला था जिससे लड़ते हुए तकरीबन 8-9 महीने में उसमें बरसर पे कार रहे उसमें जी। और फिर जब भारत ने हमला किया, भारत ने हमला 3 दिसंबर को नहीं किया था। हमारे लोगों को ये भी नहीं पता 20-21 नवंबर की रात को भारत की फौज पाकिस्तान पे हमलावर हो चुकी हुई थी उस वक्त। बिल्कुल ठीक। अब मैं जसोर में था, जसोर पे उनके 1.5 डिवीजन फौज ने हमला कर दिया था उस वक्त। बिल्कुल ठीक। तो हम 20 नवंबर से उस लड़ाई में जो बाकायदा भारत के साथ लड़ रहे थे सामने से, और जो हमारे इर्द गिर्द जो बैठ के लोग बैठे हुए थे वो ये मुक्ति बानी बैठे हुए थे। बिल्कुल ठीक। अब जब इतनी ज्यादा लंबा आपका बॉर्डर भी हो, फौज भी तादाद भी आपकी कम हो, तो फिर नेचुरली गैप्स भी होते हैं वहां पे कुछ आपको, तो ये मसाइल सारे थे। हथियार भी हमारे पास पूरे नहीं थे। बिल्कुल ठीक। हम लड़ते रहे, एक वक्त वो भी था हमारे पास कि राशन नहीं था, कई जगहों पे हमारा एमुनिशन खत्म हो गए, कई जगहों पर लोगों के पांव गल गए हुए थे, जूते खत्म हो गए थे उनके पानी में रह रहकर, वर्दियां गल गई थी लोगों की। तो इस हालत में भी पाकिस्तान की फौज ने, अगर आप मानिक शाह का इंटरव्यू सुने जिस वक्त भारत की फौज के चीफ ऑफ स्टाफ थे जी, जो बाद में उनको फील्ड मास्टर को ओहदा दिया गया, तो उन्होंने ये बड़ा वाज़ेह कहा, उन्होंने कहा जी ये गलत तासुर है, पाकिस्तान की फौज इंतहाई बहादुरी से लड़ी, लेकिन ये उनके बस में नहीं था क्योंकि जो रेशो था वो तकरीबन 9-1 का रेशो था। अगर 9 भारतीय फौजी थे तो 1 पाकिस्तानी फौजी था, और इसमें अगर आप मुक्ति बानी को शामिल करें तो फिर शोर भी बढ़ जाता है। बिल्कुल ठीक। फिर हमारे पास एयरफोर्स नहीं थी, हमारा तोपखाना इंतहाई कम था, हमारे पास टैंक की 1 यूनिट थी, और एक उन्होंने जब हमें स्क्वाड्रन खड़ा किया वो दूसरी जंग अजीम के डिस्कार्डेड टैंक से जिसको पाकिस्तान ने दोबारा तैयार करके लड़ाई की शामिल किया। तो ये हालात थे जिसमें पाकिस्तान की फौज वहां पे लड़ रही थी। और जब ये लोग बात करते हैं जिन्होंने 90 लाख का या 92 लाख का जो फिगर दिया है, 92,000 पता नहीं है कि इमेजिनेशन है जी। और वो मैं ये समझ सकता हूँ क्योंकि जब मैं पाकिस्तान वापस आया 2.5-3 साल की कैद काट कर, तो यहाँ पर एक इंतहाई नफरत अंगेज माहौल तरतीब दिया जा चुका था। और उस वक्त की जो हमारी सियासी लीडरशिप थी, जुल्फिकार भुट्टो, मुझे नाम लेने में कोई इसमें वो तामुल नहीं है, कि उन्होंने अपने प्रोपेगेंडा मशीनरी के जरिए जानबूझकर इतनी बड़ी मुहिम खड़ी की ताकि पाकिस्तान की फौज को उसके अवाम के नजरों में गिरा सकें, और वो किसी हद तक कामयाब भी रहे इस चीज में। अच्छा, मतलब जनरल साहब, वो जो 91,000 का नंबर जो बार बार लिया जाता था, और आज तक पाकिस्तान के अंदर मौजूद भी बहुत से लोग यही जानते हैं
कि वहां पर उस वक्त 91,000 फौजी थे। एक तो ये तादाद में बहुत ज्यादा फर्क नजर आ गया, जिस तरह आपने बताया कि 18 से 20,000 लोग थे जो फौजी थे जो लड़ने वाले थे, तो 91,000 और 18 से 20,000 में ये तो अच्छा खासा यहां पे फर्क है। दूसरा, ये जो हमारा फासला था मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान का, तो सप्लाई के लिए भी प्रॉब्लम रहती होगी, तो आप लोगों तक चीजें पहुंच पाती थी? अगर पहुंच पाती थी तो वो कितना टाइम लगता था? जाहिर सी बात है कि पीछे से आपको एम्यूनिशन भी चाहिए था, आपको खाने पीने की अशिया भी चाहिए थी, तो ये सारी चीजें कितनी देर तक, जो रूटीन में कितनी टाइम में पहुंचनी चाहिए जंगी हालात में, और आप तक कितनी देर बाद पहुंचती थी? देखिए, जंगी हालात में तो आपके पास एम्यूनिशन कभी खत्म नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। या आपकी लॉजिस्टिक्स इस तरीके से तरतीब जाती है, और जवान को कम से कम दिन में 1 आध दफा 2 दफा खाना जरूर मिलना चाहिए जी। हालत ये हो गई हुई थी कि एम्यूनिशन खत्म हो रहा था हमारे पास, क्योंकि देखिए एक तो ये फासला बहुत ज्यादा था और फ्लाइट्स बंद थी जी। और जो बहरी जहाज जब पहुंचता था चिटागोंग आके वो लैंड करता था, वहां से उसको लेके आगे पहुंचाना नॉर्दर्न ईस्ट पाकिस्तान में या और खतों पर, वो एक मुहिम थी बाकायदा। बिल्कुल ठीक। तो ये काफी मुश्किल हमारे वो लॉजिस्टिक मतलब एट ए टाइम हमारी फौज कई महाजों पर लड़ रही थी, अपने लिए चीजें भी लेकर आना, फिर मुक्तिबानी से भी लड़ना, एक तवील जंग, लंबा बॉर्डर, और अपने से 30 गुना बड़ी फौज से भी लड़ाई। एक अच्छा खासा मुश्किल वक्त था उस वक्त फौज के लिए। जी, ये देखिए मैं अपनी रात बताता हूँ कि एक रात इतना मैं थक गया हुआ था कि मैं मोर्चे के बाहर जाके बैठा और सो गया होता। ऊपर से एयर अटैक आया तो हिम्मत नहीं हुई, मैंने कहा जी मारता है तो मार के चले, उठ नहीं सकते थे हम लोग। अच्छा। थकावट की हालत थी, क्योंकि मैं अपने घर से तकरीबन 1.5-2 साल हो गए थे, मैं गया हुआ था, 1.5 साल तकरीबन हो चुके हुए थे। इसी तरह बाकी फौज का हाल भी था, ना हम अपने घर वालों का पता था, ना किसी से बात हो सकती थी, बहुत दूर हम बैठे हुए थे, हमारे घर वालों को यह पता नहीं था कि वो बच गए, मर गए, क्या हुआ इनके साथ। तो ये सारे हालात जब आप इस गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार होते हैं और लगातार एक हालत जंग में रहते हैं, और वो हालत जंग भी ऐसी कि आपको कोई पता नहीं किधर से आपके बुलेट आ जाएगी, कब आपको बुलेट लगेगी, आपने महाज अपना डिफेंस भी करना है भारत के खिलाफ भी, और आपने अंदरूनी तौर पर मुक्तिबानी से भी लड़ना है। अब तो सारा वाजे हो गया ना जी, जब ये मोदी ने जाके बांग्लादेश में इकरार कर लिया, और अब जब आसाम में उन्होंने एक रिकॉर्ड जो वो बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं, 42 लाख जो ये बंगाली मुसलमान थे जिनको भारत ले गया था वहां पे ट्रेन करके उनको हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था, वो जो लोग हैं उनकी शहरियत मनसूख कर दिया उन्होंने जी। वो तो तकरीबन 20 लाख कहते हैं जी, वो 17 लाख कह रहे हैं, 17 लाख फैमिलीज कह रहे हैं वो, लेकिन टोटल तादाद जो है तकरीबन 45 लाख है। अच्छा, बिल्कुल ठीक। जी। तो ये आप देख लीजिए कि ये सारे हकायक अभी सामने आ चुके हुए हैं। दरअसल एक मुनज़्ज़म साजिश थी, हम उसका शिकार हुए, और गलतियां भी हुई, ये कि गलतियों के बगैर तो ऐसा बड़ा हादसा हो नहीं सकता। बिल्कुल ठीक। तो उसके बावजूद जहां तक आम फौजी का ताल्लुक है, वो अपनी जान जोखों में डाल के अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए उसने पूरी कुर्बानी दी, लड़ा, बेशक ऐसी है। जो कुछ कर सकता था वो किया उन्होंने, इसका तो दुश्मन भी एतराफ करते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा जनरल साहब, आप वहां पर जंगी कैदी भी रहे, तो कितना अरसा आप वहां पर कैद में रहे, और किस तरीके से भारतीय फौज ने ट्रीट किया जंगी कैदियों के साथ, जो और कोई वाकया ऐसा यादगार वाकया आपके साथ जो वहां पे पेश है जो आपको आज भी याद है? देखिए, वाकयात तो हमारे दिल पर लिखे हुए हैं। वो हालात ये थे कि उनकी कोशिश थी कि हमारी जो विल टू रेजिस्ट है वो खत्म कर दी जाए, क्योंकि हम हथियार तो हम डाल चुके हुए थे, लेकिन हमारा जो ज़हन था, वो ज़हन ने भारत से बदला लेने का जो सब्र था, वो तमाम क्रॉस द बोर्ड सबके ज़हन में था। तो हम हर चीज रेजिस्ट करते थे उनकी। मैं आपको छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। उनकी कोशिश ये थी कि हमें ये समझाया जाए कि 2 कौमी नजरिया गलत है। ये इस सिलसिले में उन्होंने जो शमा एक साड़ा छपता था, उसके जो मुदीर थे वो मुसलमान थे, उनको भेजा हमारे कैंप में कि हमसे आके बातचीत करें। तो हमारे जो सीनियर थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, फौत हो चुके हुए हैं, वो मेजर थे उस वक्त वहां पे, उन्होंने कहा जी आप बात नहीं करेंगे, बात नहीं करूंगा इनसे। नकवी साहब थे। अच्छा। जब वो मुदीर शमा तशरीफ लाए दहलवी साहब, तो नकवी ने फौरन से मिले, अस्सलाम वालेकुम, शुक्र है इस काफिरों के देश में एक मुसलमान तो मिला। वो उनसे बगलगी उन्होंने कोशिश की, तो शमा जो मुदीर थे दहलवी साहब, वो एकदम जम लगा के पीछे हट गए उसके। अच्छा। वो ने कहा जी नहीं, इंसान की बात की, जिसने कहा जी आप मुसलमान हैं कि नहीं है, हम सिर्फ मुसलमानों से बात करेंगे, हम किसी और से बात नहीं करेंगे। और भारत की तमाम संगीनों के उनके
राइफलें तैयार की हुई थी उन्होंने सबने, लेकिन उसके बाद हमने उससे बात सुनने से इनकार कर दिया पूरी कैंप में, उसको जाना पड़ा। उसके बाद ये वली खान जो नेप वाला है, इसका भांजा था यूनुस खान, वहां पे उन्होंने उसको भेजा। अच्छा, आप यकीन करें कि यूनुस खान उन्होंने इकट्ठा तो कर लिया सबको, यूनुस खान एक लफ्ज नहीं बोल सका, उसको वहां से दुम दगा के भागना पड़ा, क्योंकि हमारे एक फौजी ने इंतहाई गुस्से की हालत में जो उससे बात की, वो वहां से भाग्य बात नहीं की उसने। अच्छा, तो ये जी तो ये वाकयात तो बहुत है। बहरहाल ये चीजें मैं आपसे शेयर इसलिए कर रहा हूं कि हमारी नस्लों को पता चलना चाहिए कि जब ये हमारी पाकिस्तान फौज के बारे में बात करते हैं तो 2.5 से 3 साल हम कैद रहे, लेकिन अल्लाह का फजल है कि उनकी तमाम तर कोशिश के बावजूद हमारे लोगों ने अपना सर नीचे झुकाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम झुकाएंगे सर तो सिर्फ अल्लाह की जात के सामने, और हम किसी के सामने सर झुका नहीं सकते। बिल्कुल ठीक। और ये भी आपको बता दूं, जो हमें गार्ड कर रही थी पलटन जी, उनके जो 2IC थे, एक सिख बटालियन थी जी, और उन्हें एक सियासी तौर पे उन्होंने सिख यूनियन में हिंदू भी रखे हुए। तो हिंदू एक दिन हमें कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि हम कैदी हैं कि आप कैदी हैं, जिस तरीके से आपने हमारा नाक में दम किया हुआ है, हमें टिकने नहीं दे रहे। अच्छा, हमें समझ नहीं आती हम क्या करें। बिल्कुल, ये हालत थी जो हमारी रेजिस्टेंस थी उन लोगों के सामने। बहरहाल बिल्कुल, अब लोगों ने सच बोलना शुरू कर दिया है, तारीख सामने आना शुरू हो गई है, बंगालियों ने खुद लिखना शुरू कर दिया है, भारतीयों ने लिखना शुरू कर दिया है। तो ये जो हमारे यहाँ हमारे फौज के खिलाफ, इदारों के खिलाफ जो बोलने वाले हैं, अब उनके मुंह भी आहिस्ता आहिस्ता बंद होते जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। जनरल साहब, एक आखिरी सवाल, उस वक्त जो हालात थे फौज के वो आपने अच्छे से बता दिए कि किस तरह बैक वक्त हमारी थोड़ी सी तादाद में फौज को कई महाजों पर लड़ना पड़ रहा था, और ऐसे में इतनी देर तक लड़ना, उनका मुकाबला करना, यही एक बहुत बड़ी चीज थी। फिर इतनी देर उनकी कैद में रहकर उनके आगे सर न झुकाना, उनकी बात ना मानना, ये फिर एक अलग एक और चीज था, एक और जज्बा था हमारी फौज के अंदर। अभी इन हालात के अंदर आज जब आप हमारी फौज को देखते हैं और भारतीय फौज जो अब मुकाबला उनके साथ करते हैं, तो आप पाकिस्तानी और भारतीय फौज को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे आज की डेट में जो हमारी दोनों फौजों के हालात हैं उसमें? देखिए, ये अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी आज की फौज है ये बहुत मुख्तलिफ है। हमारी जो फौज की लीडरशिप है, टॉप से लेके जूनियर मोस्ट लीडरशिप तक, वो जंग के दौरान एक भट्टी से कुंदन बन के निकले हुए हैं ये लोग। और जंग भी ऐसी जो दुनिया की खतरनाक तरीन जंग है, जो दुनिया की तमाम फौजें, तमाम मुल्क अभी भी अंगुश बदंदा हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फौज ने कैसे कारनामा सर अंजाम दिया है। यहाँ पर पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के अवाम ने मिलकर अपने अल्लाह की मदद से ये कारनामा से अंजाम दिया है। तो ये पाकिस्तान की फौज बहुत मुख्तलिफ है, बिल्कुल ठीक। इससे लड़ना भारत के बस में नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये तादाद एक तरफ, लेकिन जब आमना सामना होगा तो सिर्फ तादाद से सामना नहीं होता। यहाँ पे हमारे लोगों का जज्बा भारत को भी पता है, और हमारे अवाम को भी इस चीज में, हमारे लोगों को भी, कि कोई शक नहीं होना चाहिए कि हमारे चीफ आर्मी स्टाफ से लेकर आखिरी सिपाही तक एक ऐसी चट्टान है जिसको तोड़ना इतना आसान नहीं है। भारत को ना याद आ जाएगा, एक जब उसने कोशिश ऐसी की तो भारत को समझ आ जाएगी कि किस कौम से और किस फौज से उसने टक्कर ली है। बिल्कुल ठीक। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, अपने जनरल साहब की गुफ्तगू सुनी, तारीख के हवाले से 1971 की जंग की तारीख के हवाले से जो गलत खबरें, गलत चीजें कोट की जाती थी कि इतनी 91,000 की तादाद थी हमारी फौज की। हमारा जो पीक नंबर था उस वक्त मशरकी पाकिस्तान में वो तकरीबन 32,000 था, जिसमें हमारे लड़ने वाले फौजी भी शामिल थे, जिसमें हमारे डॉक्टर्स भी शामिल थे, जिसमें हमारी रेंजर्स भी शामिल थी, जिसमें हमारे पुलिस भी शामिल थी, जिसमें हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल थे। और जो लड़ने वाले फौजी थे वो महज 18 से 20,000 थे, जिन्होंने 4.5 लाख के करीब भारतीय फौज का मुकाबला किया। उसके बाद 2 लाख के करीब मुक्तिबानी के जो लोग थे वो पीछे मौजूद थे। दोनों तरफ से फौज को मसला था, दोनों तरफ फौज को लड़ना पड़ रहा था। और जो ये हकीकत है 1971 की जंग की, जनरल साहब से आपने वाकयात भी सुने, उनके प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे।